Welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today's video is absolute liability. So what is meant by it? Absolute liability, as the term itself indicates, is a liability which is absolute in nature. It is a liability which is 100% in nature. Yani ki if a defendant is held liable, he will be held liable absolutely. This liability is not subject to any exceptions. As if we have studied in case of strict liability, वहाँ पे हमने 5 exceptions को discuss किया था. If you have not watched that video, उसका link आपको description box में मिल जाएगा. But absolute liability is different from strict liability in the sense कि absolute liability is absolute. It is 100%. A person who is held liable, he will not be able to delegate his obligation onto somebody else. पहली बात, it is absolute. It is 100%. यानी कि this liability is not subject to any exceptions. Defendant will not be able, to plead any defense. कोई भी एक्सेप्शन नहीं रहती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एंड मोर ओवर इट इज अ नॉन डेलीगेबल ड्यूटी. यानी कि जो डिफेंडेंट की ड्यूटी रहती है, जो उसकी ऑब्लिगेशन रहती है, इट इज नॉन डेलीगेबल. ही कैन नॉट डेलीगेट, ही कैन नॉट एंट्रस्ट हिज ड्यूटी ऑन टू समबडी एल्स. उसकी ही लायबिलिटी 100% रहेगी, नॉन डेलीगेबल ड्यूटी. So beginning with this absolute liability, rule of absolute liability, this rule was for the very first time evolved by the Indian Supreme Court in 1987. There was a case M.C.MEHTA versus Union of India 1987. इस केस में जस्टिस भगवती ने for the very first time rule of absolute liability को evolve किया था. So we'll be reading the facts of this case and we'll be studying कि इसको evolve करने की जरूरत क्या थी. तो इस केस के facts कुछ ऐसे थे कि there was a large scale leakage of a deadly gas, oleum gas, in December month 1985. दिसंबर में 1985 में ओलियम गैस की, इट्स डेडली गैस, इसकी लार्ज स्केल लीकेज हुई फ्रॉम वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज सिचुएटेड एट दिल्ली. As a result of it, it was alleged that an advocate and a lot many people in and around that area, they have died and sustained injuries as a result of it. और वो इंजरीज भी क्या थी? बहुत ही ज्यादा परमानेंट डिसेबलमेंट बहुत लोगों को हुई. a lot many people died. तो इसलिए लोगों ने रिट पिटिशन फाइल करी इन्वोकिंग आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज बाय वे ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी थी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में. जब कोर्ट के पास ये केस पहुंचा, सो सुप्रीम कोर्ट हैज टू लुक इनटू द मैटर. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस टाइम पे, जस्टिस भगवती ने कहा कि वी आर इवॉल्विंग अ रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. It was a very bold step which was taken by the Indian Supreme Court in this decision. इसका रीजन क्या था? कोर्ट ने कहा कि this is for the second time in a year, within a year, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एक deadly gas which is hazardous to human life वो लीक हुई है for the second time. इसके पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसानेट गैस जो थी वो लीक हुई थी फ्रॉम अ यूनियन कार्बाइड प्लांट. इफ यू रिमेंबर भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें भी ऐसा ही हुआ. और उसके बाद MC.MEHTA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा. तो कोर्ट कहता कि इट इज फॉर द सेकंड टाइम विद इन अ ईयर दैट वी आर डीलिंग विद अ केस ऑफ लार्ज स्केल लीकेज ऑफ सच अ डेडली गैस. तो यहाँ पे अगर मैं इंडिया की करंट सिचुएशन को देखूं, सिनेरियो को देखूं, सो आई एम ऑब्लिग्ड टू इवॉल्व अ रूल. मेरे को ये बोल्ड स्टेप लेना होगा एंड आई हैव टू इवॉल्व अ रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. नाउ व्हाट दिस रूल स्टेटेड कि एक इंसान जो एक्स्ट्रा हजार्डस, इनहेरेंटली डेंजरस वर्क करता है, यानी कि दीज एंटरप्राइजेस वर कैरिंग ऑन एक्स्ट्रा हजार्डस, इनहेरेंटली डेंजरस, रिस्की एक्सपोजर टू ह्यूमन लाइफ. तो जब आप इतना ज्यादा हजार्डस वर्क को कैरी ऑन करते हो, यू आर ऑब्लिग्ड कि अगर आपके पार्ट पे कोई भी डैमेज किसी को सस्टेन होता है, इंजरी होती है आपके कारण, तो आपको लोगों को इंडेमनिफाई करना है. कोर्ट कहता है कि लुकिंग एट द करंट सिचुएशन प्रिवेलिंग इन इंडिया, आई हैव टू इवॉल्व इट. इसका रीजन क्या था और एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती क्या है? इसका मतलब ये है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कि चाहे वो यूनियन कार्बाइड प्लांट है, चाहे वो ये वाली एंटरप्राइज है जहां से ओलियम गैस रिलीज हुई है फ्रॉम द श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, यू हैव अ सोशल ऑब्लिगेशन टू इंडेमनिफाई ऑल द पीपल अगर आपके कारण किसी को कोई प्रॉब्लम होती है. इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो आपका जो वर्क है वो एक्स्ट्रा हजार्डस है, इनहेरेंटली डेंजरस, रिस्की एक्सपोजर टू ह्यूमन लाइफ है. तो जब रिस्क इन्वॉल्व इन सम वर्क इज ग्रेटर, तो वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर अपने आप ज्यादा हो जानी चाहिए. तो हम आपसे बहुत ज्यादा हद तक स्टैंडर्ड ऑफ केयर मांगते हैं एंड यू आर ऑब्लिग्ड टू डू दैट. अगर आपके पार्ट पे आपकी वजह से किसी को कोई इंजरी होती है, सो यू हैव अ सोशल ऑब्लिगेशन एट दैट टाइम टू इंडेमनिफाई ऑल द पीपल जो आपके कारण इंजर हुए हैं.
यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी सम नियरली 3000 पीपल डाइड एंड लॉट मेनी पीपल इन लैक्स दे सस्टेन्ड इंजरी, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, किसी को परमानेंट डिसफिगरमेंट, और यही MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई नॉट द रूल इवॉल्व्ड इन रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, व्हाई नॉट दैट 19th सेंचुरी रूल जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर है 1868, दैट रूल दैट बेसिकली केस गेव बर्थ टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जब डिस्कस किया था उसमें मैंने उसके फैक्ट्स भी बताए थे, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो कोर्ट ने कहा कि अभी आई एम ऑब्लिग टू इवॉल्व दिस रूल। इसका रीजन क्या है? पहली बात तो जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल है, इट इज स्ट्रिक्ट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, विच मीन्स कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कुछ एक्सेप्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी कोई भी एक्सेप्शंस प्रोवाइड नहीं करता। और जो ये केस लॉज हमारे पास हमारे सामने आते हैं, यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हम किसी इंसान को छोड़ दें, यानी कि दे आर नॉट एट ऑल एबल टू प्लीड, दे विल नॉट बी एबल टू प्लीड एनी डिफेंस। तो कोई भी डिफेंस वो प्लीड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी को इवॉल्व करना जरूरी है। वो क्यों नहीं प्लीड कर सकते, उसका रीजन भी मैंने बताया कि कोर्ट हैव बेसिकली द गवर्नमेंट हैव लाइसेंस्ड दीज इंडस्ट्रीज टू वर्क। गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दिया है कि आप काम करो। तो कोर्ट कहते हैं कि जब आपको लाइसेंस मिलता है टू कैरी ऑन सच अ हजार्डस एंटरप्राइज विच इज वेरी रिस्की टू ह्यूमन लाइफ, तो उस टाइम पे इट इज डीम्ड, मान लिया जाता है कि इट इज कंडीशनल, कि अगर आपकी गलती के कारण, चाहे वो गलती हो या ना हो, नो फॉल्ट लायबिलिटी है, आपकी गलती हो या ना हो, उसमें आपको ही जो लोगों को वो इंडेमनिफाई करना होगा, नुकसान की भरपाई करनी होगी। यू आर सच अ प्रॉफिटेबल फर्म्स, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल फर्म्स होती है। तो कोर्ट कहते हैं कि जो प्रॉफिटेबल फर्म्स होती हैं, जब आप प्रॉफिट इतना अर्न करते हो, तो अगर आपके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस हो या ना हो, आपकी फॉल्ट हो या ना हो, अगर किसी को कोई भी इंजरी होती है, यू हैव अ सोशल ऑब्लिगेशन टू इंडेमनिफाई ऑल द पीपल जो आपके कारण इंजर हुए। तो कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो कोई डिफेंस अवेल करने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए रूल इन रायलैंड वर्सेस फ्लेचर हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। वी हैव टू इवॉल्व अ न्यू प्रिंसिपल और रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। दूसरा, जिस टाइम पे 19th सेंचुरी में रायलैंड वर्सेस फ्लेचर को इवॉल्व किया गया था, इट वाज अ टाइम व्हेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड नॉट टेकन प्लेस, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड नॉट, इट वाज नॉट अप टू द मार्क as compared to today's time. So looking at the current situation, social and economic conditions prevailing in India, it is the need of the hour to evolve this rule of absolute liability. Moreover, क्योंकि अब वो रूल आउटडेटेड हो चुका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एट पार नहीं है, so it is not affording any guidance to the jury so as to tackle or deal with these problems. हमारे इंडिया में जो सिचुएशन अब आई है, इसको डील हम कर ही नहीं सकते अगर हम रूल ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को फॉलो करें, बिकॉज इट इज नॉट अफोर्डिंग एनी गाइडेंस टू डील विद टुडेज सिचुएशन। तो कोर्ट ने ये 3 रीजंस दिए, उन्होंने कहा वी हैव टू इवॉल्व अ न्यू प्रिंसिपल, और वो ये है, इसका बेसिस क्या था कि आपको लाइसेंस दिया जाता है सो एज टू कैरी ऑन दिस प्रॉफिटेबल एक्स्ट्रा हजार्डस बिजनेस, सो एट द सेम टाइम यू आर ऑब्लिग्ड टू इंडेमनिफाई, यू हैव अ सोशल ऑब्लिगेशन टू इंडेमनिफाई ऑल द पीपल अगर आपके कारण किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्पेंसेशन कितनी देनी होगी। तो कोर्ट कहता है कि व्हेन इट कम्स टू ग्रांटिंग कॉम्पेंसेशन टू द पीपल इंजर्ड, सो एज टू क्रिएट अ डेटरेंट इफेक्ट, इंडस्ट्रीज को, एंटरप्राइजेस को डराने के लिए, सो एज टू क्रिएट अ डेटरेंट इफेक्ट, अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन विल बी इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटी ऑफ द फर्म और द एंटरप्राइज। जितनी ज्यादा वो प्रॉफिटेबल होगी, जितनी ज्यादा वो रिच होगी, उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन उन्हें पे करनी होगी। इट मीन्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आप ही की है, तो अगर आपके कारण किसी को इंजरी होती है, सो यू आर ऑब्लिग्ड टू पे देम आल्सो, यू आर ऑब्लिग्ड टू इंडेमनिफाई। And the point to be noted is that both strict and absolute liability are no fault liabilities, यानी कि आपकी कोई fault हो या ना हो, but you are liable to make compensation, you are liable to make good the loss to the people जिनको आपके कारण इंजरी हुई। तो ये चीज जो कोर्ट ने कही थी कि ये भी नो फॉल्ट लायबिलिटी ही है, आपकी कोई फॉल्ट नहीं है बट स्टिल आपकी लायबिलिटी बनेगी, आपकी नेग्लिजेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट यू आर लायबल टू इंडेमनिफाई, और जो अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन होगी विल बी इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज विच इज इन्वॉल्व्ड। अब ऐसा ही केस हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन केसेस भी आते हैं। देयर वाज अ केस व्हिच इज इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इस केस में क्या था कि देयर वाज अ विलेज, उस विलेज में कुछ लोग रहते थे और उस विलेज के इन एंड अराउंड बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है जो वो इंस्टॉल करवाया गया था। वन डे व्हाट हैपेंड, वो जो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है वहां से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिस्चार्ज हुआ। अब इतने लार्ज स्केल पे जब डिस्चार्ज हुआ एसिड का, तो जो लोग उस विलेज में रहते थे, दोस पीपल सस्टेन्ड इंजरी। तो जब रेकरेंटली बार बार ये चीजें होने लगी ना, तो यहाँ पे भी लोगों ने आर्टिकल 32 को इन्वोक किया, सुप्रीम कोर्ट गए बाय वे ऑफ सोशल एक्शन लिटिगेशन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया।
And they said that our right to life and personal liberty is being infringed. We are not able to live properly. हर रोज on an alternative day कुछ ना कुछ हो रहा है. A lot many people are dying. So what is this happening? तो उन्होंने कहा, now since Article 21 of the Indian Constitution is involved, fundamental rights are involved, so Supreme Court has to intervene. तो कोर्ट ने अगेन कहा कि यहाँ पे भी दिस केस इज नो डिफरेंट फ्रॉम दिस केस ऑफ एमसी मेहता. यहाँ पे भी कोर्ट ने इस केस को मेंटेनेबल कहा और कोर्ट ने कहा कि यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन. दोज सल्फ्यूरिक एसिड जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है जिन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया है, दे विल बी ऑब्लिग्ड, दे हैव अ सोशल ऑब्लिगेशन टू इंडेमनीफाई ऑल द पीपल ऑफ दिस विलेज. उनको कॉम्पेंसेशन देनी होगी बिकॉज इनकी लाइबिलिटी भी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है. सो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का बेसिकली बेसिस क्या है कि ये लाइबिलिटी एब्सोल्यूट रहती है, 100% रहती है, नॉन डेलीगेबल होती है. यू कैन नॉट एंट्रस्ट योर लाइबिलिटी ऑन टू समबडी. मोर ओवर इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सेप्शंस. आप कोई भी एक्सेप्शंस नहीं ले सकते हो. कोर्ट कहता है कि इसको हम इसीलिए इवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज इंडिया की करंट सिचुएशन और सिनेरियो ऐसा है कि वी आर लाइसेंसिंग दीज इंडस्ट्रीज टू वर्क. हम इनको लाइसेंस देते हैं कि आप एक्स्ट्रा हजार्डस बिजनेस को चलाओ, बट क्योंकि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है तो ड्यूटी ऑफ केयर भी आप ही की बनती है. एंड फेलियर ऑन योर पार्ट टू टेक दैट केयर, रीजनेबल केयर जो जरूरत है, दैट विल मेक यू हेल्ड लाइबल. आपकी गलती के कारण हो या आपकी नेग्लिजेंस के कारण नहीं हुआ, जो मर्जी हो, यू विल बी ऑब्लिग्ड बिकॉज यू आर सच अ प्रॉफिटेबल फर्म. और अपने प्रॉफिट्स में से अगर आप थोड़ा सा निकाल लोगे टू इंडेमनीफाई द पीपल जो आपके कारण जिनको इंजरी हुई है, सो इट इज नॉट समथिंग एक्सेसिव विच वी आर आस्किंग फ्रॉम यू. So यही होता है concept of absolute liability. So thank you so much guys. I'm done with it. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Keep learning. Take care and bye. Thank you.